नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निकल अस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन की एयर डिफेंस ने भी ये बात मान ली है कि P-800 जिसे कि ऑनिक्स कहते हैं, और इसी के आधार पर दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की गई है। वो भी अब इस मिसाइल का डर मान चुके हैं, क्योंकि हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर P-800 ऑनिक्स से मिसाइलों की बौछार कर दी। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इनमें से किसी मिसाइल को रोकने में असमर्थ रहा। इसी वजह से यूक्रेन की चिंताएं इस मिसाइल के बारे में ज्यादा बढ़ गई हैं। यूक्रेन के वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि इन मिसाइलों को मार गिराने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मिसाइल अपनी असाधारण गति और कम उड़ान ऊंचाई की वजह से बेहद घातक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि P-800 ऑनिक्स मिसाइल एक दुर्जय सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, जो कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। और इतनी तेज स्पीड की वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक चुनौती बन जाती है। और इस तरीके की चुनौतियां जो यूक्रेन को आई हैं, उसे देखते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसे कि भारत और रशिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया था, और ये मैंने आपको बताया कि P-800 ऑनिक्स पर ही आधारित है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के हथियारों में एक सबसे घातक ब्रह्मास्त्र शामिल हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भी अपनी गति और गतिशीलता के लिए काफी जानी जाती है। हाल ही में इसमें कई अपडेट किए गए हैं। इसकी स्पीड मैक 3 से मैक 4.5 तक बढ़ चुकी है। इसीलिए दोस्तों, आज के जो मॉडर्न युग के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके लिए ये कठिन चुनौती बन चुकी है। तो आप समझ लिए दोस्तों ब्रह्मोस क्या है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है, और डीआरडीओ ने अब Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी इजेक्शन सीट पैराशूट विकसित किया है। यह अत्याधुनिक पैराशूट दोस्तों आपात स्थिति के दौरान पायलट की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा, चाहे वो जमीन हो या फिर पानी। और भारतीय वायुसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआरडीओ सक्रिय रूप से इसका अब प्रोडक्शन करने को तैयार है, जिसके लिए वो अब इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को ढूंढ रहा है, और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। और अगले 5 सालों में लगभग 350 यूनिटों की आवश्यकता के साथ इजेक्शन सीट पैराशूट का विकास काफी महत्वपूर्ण है। पैराशूट असेंबली में दोस्तों कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स भी शामिल हैं, और प्रत्येक कंपोनेंट को बेहतर प्रदर्शन के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन और निर्मित किया गया है। हालांकि ये अभी स्वदेशी इजेक्शन सीट पैराशूट विकसित किया गया है, और इसी के आधार पर भारत अपनी स्वदेशी इजेक्शन सीट को भी तैयार कर लेगा, जिसे कि हम वर्तमान में यूके से इंपोर्ट करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन से कहा है कि वो तेजस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में स्वदेशी रूप से निर्मित अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और स्मार्ट एंटी-फील्ड वेपन को इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करेगी। इसके साथ ही दोस्तों इसमें स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिन्हें कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स अभी तैयार कर रही हैं। वहीं कुछ सूत्रों ने कहा कि भारतीय हथियारों का एक बड़ा मार्केट है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर एक बार ये जो स्वदेशी हथियार है वो राफेल एयरक्राफ्ट में अगर इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो देश राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कि फ्रांस खुद शामिल है, इसके अलावा इजिप्ट, कतर और ग्रीस है, उन्हें भी इन स्वदेशी हथियारों को लगाने का ऑफर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो स्विफ्ट यूकैफ प्रोग्राम है वो एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम होने वाला है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए। आपको मैं बता दूं कि जो 1 टन का स्विफ्ट यूकैफ है वो वर्तमान में रशियन सैटर्न इंजन से संचालित है, और इसी इंजन का इस्तेमाल निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल में भी किया गया है। और डीआरडीओ अब इस इंजन को मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन से बदलेगा, वो भी तब जब स्विफ्ट का प्रोडक्शन वेरिएंट सामने आएगा। दोस्तों, इस स्विफ्ट में 2 हार्ड पॉइंट्स होंगे, और ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से लैस होगा। और स्विफ्ट का कॉम्पैक्ट साइज और इसकी स्टेल्थ विशेषता इसे एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनाएगी दुश्मनों के हाईली डिफेंडेड एरियाज में पेनिट्रेटिंग करने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा है कि वो अब तेजस मार्क 2 का एक ट्रेनर वेरिएंट बनाएगी, और इससे दोस्तों तेजस मार्क 2 जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें और भी ज्यादा अपीलिंग हो जाएगा। अब संभावना दोस्तों ये भी है कि जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के 4 प्रोटोटाइप्स हैं, उनमें से किसी एक को ट्रेनर वेरिएंट में बदला जाएगा, क्योंकि दोस्तों कई देश इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी मांग चुके हैं, जो कि अपने MiG-29, F-16, मिराज 2000 फाइटर जेट्स को बदलना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं वो ट्विन सीटर तेजस मार्क 2 ट्रेनर को भी लेंगे, बजाय कि अलग से कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के, वो भी खासकर ट्रेनिंग के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को एक और जबरदस्त ऑफर दे दिया है। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस की फर्म नेवल ग्रुप ने भारत को एक ऑफर दिया है, जिसमें कि जो 6 कैलवरी क्लास के सबमरीन्स हैं उनमें स्टेट ऑफ द आर्ट F-21 हैवीवेट टॉर्पीडो को लगाया जाएगा, और यही इसके अलावा F-21 टॉर्पीडो को भारत में इसकी
लोकल असेंबली लाइन के साथ तैयार भी किया जाएगा ताकि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें तैयार कर सके। F-21 टॉर्पीडो की रेंज 50 किलोमीटर है और होमिंग सिस्टम के साथ ये एडवांस टारगेट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है। और ये टॉर्पीडो दोस्तों अपनी इफेक्टिवनेस को ब्राजीलियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं उसमें प्रदर्शित कर चुकी है और इसे डीप वाटर यानी कि गहरे पानी और कोस्टल एरिया से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एयरबस ने घोषणा की है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का जवाब दिया है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में और एयरबस ने भारत को अपने A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑफर किया है। और A400 दोस्तों अपने कॉम्पिटिटर्स के विपरीत 2 गुना पेलोड और 2 गुना रेंज के साथ है और ये भी कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को टाटा एयरबस C295 फैसिलिटी में ही तैयार किया जा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में एयरबस के कुछ अधिकारी भारत आए थे जहां उन्होंने भारत की सप्लाई चेन के साथ गठजोड़ करने का भी फैसला किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों गोरखा राइफल में इस वक्त नेपाली मूल के जो लड़के आते थे वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि एक टेंशन का विषय जरूर बन गया है क्योंकि जो गोरखा राइफल है वो भारतीय सेना का अभिन्न अंग रही है जो कि अपने कर्तव्य, बहादुरी, वफादारी और अनुशासन के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती है। और पिछले कुछ सालों से गोरखाओं की भर्ती सेना में नहीं हो पाई है, लेकिन अब दोस्तों भारत अपनी गोरखा राइफल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है ताकि गोरखा राइफल की जो विरासत है उसको संरक्षित किया जाए। इसीलिए इसके लिए नई योजना तैयार करनी पड़ी है। अब दोस्तों भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इस विशिष्ट रेजिमेंट की तेजी से घटती ताकत को बढ़ाने के लिए अब गोरखाओं के समान जो भारत के भीतर आदिवासी हैं उन्हें भर्ती किया जाएगा। अगर नेपाल से गोरखाओं की भर्ती नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसके लिए जो समान गुणों वाले आदिवासी हैं उन्हें भर्ती किया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और दार्जिलिंग जैसे राज्यों के ऊपरी इलाकों में रहने वाले कुछ समुदाय गोरखाओं के समान भौतिक गुणों और सांस्कृतिक विशेषताओं को साझा करते हैं। क्योंकि दोस्तों इन क्षेत्रों में वीरता और योद्धा परंपराओं एक समृद्ध इतिहास रहा है जो कि उन्हें साहसी और अनुशासित सैनिकों के संभावित स्रोत बनाता है जो गोरखा राइफल के रैंक को भर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आखिरकार भारत चाइना को लगातार उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, जिसमें कि हाल ही में एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि भारत ने चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD मोटर्स के $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत ने देश में चीनी निवेश से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए देश में $1 बिलियन की विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की BYD मोटर्स के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। प्रमुख कार निर्माता कंपनी BYD मोटर्स ने भारतीय बाजार में 2 इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल पेश किए हैं। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि अप्रैल 2020 में भारतीय निवेश नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत पड़ोसी देशों के सभी विदेशी निवेशकों को आंतरिक मंत्रालय के नेतृत्व वाली अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं चीन और भारत के बीच सालाना $135 अरब से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार होता है। हालांकि दोनों एशियाई पड़ोसी मई 2020 से लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने अर्जेंटीना के अनुरोध के अनुसार LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जाने वाले 16 प्रमुख ब्रिटिश कंपोनेंट्स को बदलने के लिए सहमति व्यक्त की है। हालांकि सहयोग के लिए मुख्य शर्त यह है कि अर्जेंटीना को विमान में आवश्यक कुछ प्रमुख सिस्टम परिवर्तनों की लागत वहन करनी होगी, यानी कि उन्हें कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ये सहयोग अर्जेंटीना के लिए अपने बेड़ों को उन्नत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रस्तुत करता है, लेकिन आगे कुछ चुनौतियां जरूर हैं, विशेष रूप से ब्रिटिश मूल की मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट को बदलने में। अपग्रेड प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से, जैसे कि मैंने बताया कि एक है मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीटों को बदलना, जो कि ब्रिटिश मूल की है। हालांकि इसके लिए अमेरिका या फिर रूस से इजेक्शन सीटों को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विमान की सुरक्षा और विमानन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा दोबारा से प्रमाणन लेने की, यानी कि सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी। और इस स्वदेशीकरण अभियान के हिस्से के रूप में ब्रिटेन से खरीदे गए कुछ कंपोनेंट्स को स्थानीय रूप से भारत में बनाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स ने जानकारी दी है कि इसरो ने हैदराबाद के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में लिक्विड थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी में रमन 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया,
जिसे स्काई रूट ने 820 न्यूटन और 1460 न्यूटन बल उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया। इसका सामान्य चैम्बर प्रेशर 8.5 बार एब्सोल्यूट है। ये टेस्ट 10 सेकंड की अवधि के लिए किया गया और ये अपने मानदंडों पर खरा भी उतरा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब सन मिशन की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही आदित्य L1 सैटेलाइट को भारत प्रक्षेपित करेगा। इसरो के लिए 2023 अंतर्ग्रही मिशन का साल कहा जा सकता है। इसरो अगस्त के अंत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV रॉकेट पर अपना कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य L1 को भेजेगा। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले L1 के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं तो नए वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।